हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स टेस्ट 3 कंप्लीट फॉर प्रीलिम्स। हम यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं विद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर स्टेट पीएससीज। तो सबसे पहले हमें इसमें ये समझना है कि जब हमें कोई करंट अफेयर्स पढ़नी है तो उसको कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। बहुत सारी न्यूज़ आप सुनते हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसे टीवी से, न्यूज़पेपर से, गूगल से एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो न्यूज़ आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, क्या वो आपके काम की न्यूज़ है, क्या वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है तो कितनी इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको उसको देखना है। देखो, हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, तो करंट अफेयर्स को देखने का भी एक नज़रिया आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो जो न्यूज़ आप देख रहे हैं उस न्यूज़ को आपको फिल्टर करना आना चाहिए, क्योंकि हर न्यूज़ आपके काम की नहीं है, हर न्यूज़ यूपीएससी के पर्पज से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी न्यूज़ हमें सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है, फिल्टर कैसे करेंगे हम? तो फिल्टर करेंगे हम ऑन द बिहाफ ऑफ अवर सिलेबस के हिसाब से हम उसको फिल्टर करेंगे। जैसे सपोज साइंस एंड टेक की कोई न्यूज़ आप सुन रहे हैं, मतलब इंडिया ने कोई नया इनोवेशन किया, इंडिया ने कोई नई चीज़ बनाई, तब आपके माइंड में तुरंत आएगा कि पेपर 3 में एक यूनिट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। हमने देशज रूप से कौन कौन सी प्रौद्योगिकी विकसित की हैं, ये भी यूनिट है, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास। तो जैसे आप न्यूज़ सुन रहे हैं, आपके माइंड में तुरंत आएगा कि ये तो मेरे यूनिट में है, तो ये मेरे काम की चीज़ है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब जब वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, हमें लगे कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में है, फिर भी हम उसको और दो तरीके से देखेंगे। अब हमें ये पता लग गया ये चीज़ हमारे काम की है, लेकिन उसको देखने के फिर दो नज़रिए होंगे। कैसे? फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। अब प्रीलिम्स और मेंस, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं मेंस के लिए जैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो चीज़ आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ आप जो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं उसको आप एज ए एग्जाम्पल मेंस में यूज़ कीजिएगा, एज ए एग्जाम्पल उसको मेंस में यूज़ करना सीखेगा। प्रीलिम्स तो ऐसे होता है कि जैसे आपको एग्जाम्पल्स लर्न कराने के लिए प्रीलिम्स होता है, और उस प्रीलिम्स को आप मेंस में इस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए, मेंस को पढ़ने का तरीका क्या होता है? मेंस को पढ़ने का तरीका होता है कम पढ़ना और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा करना सीखना। और प्रीलिम्स को पढ़ने का तरीका होता है कम पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। ये होता है प्रीलिम्स और मेंस को पढ़ने का तरीका। और जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो उसको एग्जाम्पल यूज़ करते हुए आप कहाँ, मेंस में उसको यूज़ करो, आंसर राइटिंग में उसका यूज़ करो। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपको करंट अफेयर्स को पढ़ने का, न्यूज़ को देखने का। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हम साइंस टेक से ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा, अंडरलाइन कर दीजिए। आपको नहीं आता है क्वेश्चन, छूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सत्य के चक्कर में आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन, इसलिए सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेना है। क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2020 को सरकार ने जीन प्रतिचित्रण परियोजना, जीनोम इंडिया परियोजना को मंजूरी दी है। दूसरा ऑप्शन है जीनोम इंडिया परियोजना बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, और कहाँ पर है ये? बेंगलोर में, इसके द्वारा नेतृत्व की जाएगी। तीसरा है पहले चरण में भारत भर से एकत्रित 10,000 नमूनों का प्रतिचित्रण किया जाएगा। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल सी ऑप्शन ठीक होगा, सी। 1 और 3 ठीक होंगे, दूसरा ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बेंगलुरु में नहीं है, बल्कि कहाँ है? पुणे में स्थित है। आपको क्या है, आपको देखो शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी शब्दों में फेरबदल करता है और स्टेट पीएससीज भी ये काम करते हैं, इसलिए आपको शब्दों पे, जगह पे ध्यान देना पड़ेगा। पुणे में स्थित है। इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन ठीक है।
जीनोम इंडिया परियोजना की शुरुआत को मंजूरी दी है गवर्नमेंट ने। और जो पुणे में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसके सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ये नेतृत्व करेगा इस परियोजना के लिए। और पहले चरण में भारत से 10,000 नमूने एकत्रित किए जाएंगे और उन पे काम होगा। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं और ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। पढ़ क्यों रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमारे पेपर 3 में एक यूनिट है साइंस एंड टेक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पे इसका प्रभाव। दूसरी यूनिट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस से मैच करता है। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के परीक्षण के लिए WHO ने क्या किया है, WHO ने 15 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है। तो इन 15 प्रयोगशालाओं में से एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। ये कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। तो अच्छी बात यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में क्या होगा, कोविड-19 का परीक्षण होगा। और हैरानी की बात यह है कि जीनोम सीक्वेंसेस के लिए भारत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पर ही निर्भर है, केवल इस पर निर्भर है। जीनोम सीक्वेंसेस करने की क्या जरूरत है, हम इसलिए करेंगे ताकि हमें बीमारी का पता लग सके। तो जीनोम सीक्वेंसेस क्या होता है उसको समझते हैं। जीनोम सीक्वेंसेस समझने से पहले हम समझेंगे पहले कि जीनोम क्या होता है। और जीनोम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये जीन क्या होता है। जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके माध्यम से किसी जीव के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। और ये जीन कहाँ होता है? ये जीन होता है किसी भी जीव के डीएनए में। किसी भी जीव के डीएनए में जीन होता है। तो किसी जीव के डीएनए में ये जो जीन उपस्थित होते हैं, तो इन जीनों की जो सीक्वेंसिंग होती है उसको बोलते हैं हम जीनोम। इसको बोलते हैं जीनोम। अगर हम किसी ह्यूमन के जीनोम की बात करें तो किसी ह्यूमन के जीनोम में 80,000 से 1 लाख तक क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। इस जीनोम की जो स्टडी होती है उस स्टडी को बोलते हैं हम जीनोमिक्स। उसको बोलते हैं जीनोमिक्स। ये टर्मिनोलॉजी आप याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, इसलिए इसको आप याद कर लेना। तो ये हो गया जीनोम। अब समझते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा डीएनए के बारे में। डीएनए जो होता है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन। इन चारों तत्वों से मिलकर बना होता है। इन चारों तत्वों को हम समेकित रूप में बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अब क्या होता है, डीएनए का जो एक अणु होता है उस अणु के अंदर जो ये न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसिंग होती है उसके सीक्वेंसिंग का हम पता लगाते हैं। तो इस सीक्वेंसिंग के पता लगाने को ही हम क्या बोलते हैं, जीनोम अनुक्रमण। इसको बोलते हैं जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग, इसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अब इससे क्या होता है, जब हम इस सीक्वेंसिंग का पता लगा लेते हैं तो हमें बीमारी का पता लग जाता है। और बीमारी का पता लगने से हम इलाज ढूंढ सकते हैं। और इलाज ढूंढने पे क्या होता है कि जो बीमारी होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए बीमारियों का पता लगाने के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। कीवर्ड क्या है, ब्रिक्स। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, इसका जनसंख्या में 43% तथा व्यापार में 17% वैश्विक योगदान है। दूसरा ऑप्शन है, इसका स्थापना वर्ष 2005 है। तीसरा ऑप्शन है, अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। इसका स्थापना वर्ष 2005 नहीं बल्कि 2006 है। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम में हो जाती हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ये कोई समझने वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो केवल रटना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं और रट के ही याद होना है। और कब याद होगा, जब आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में एक यूनिट है द्विपक्षीय क्षेत्र एवं वैश्विक समूह।
द्विपक्षीय क्षेत्र एवं वैश्विक समूह, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और साउथ अफ्रीका 2011 में इससे मिला था। पहले ये केवल BRIC 4 थे और फिर उसमें साउथ अफ्रीका मिल गया 2011 में। तो ये है क्या? ये एक आर्थिक, राजनीतिक और सहकारी संगठन है। जब 2008 में वित्तीय संकट आया था तब इन देशों के बीच सहयोग शुरू हुआ था। जब वित्तीय संकट आया था 2008 का, क्यों? ताकि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन किया जा सके और जो तेजी से उभरते हुए बाजार हैं उनमें केंद्रीय भूमिका निभाई जाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? ब्रिक्स ने ही तो जोड़ दिया था। तब क्या हुआ था? 2010 में IMF के कोटे में सुधार हुआ था। और इसी की एक पहल है क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। वित्तीय संकट के लिए इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था। अब न्यू डेवलपमेंट के बारे में हम आगे एक क्वेश्चन है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें इसके बारे में याद क्या रखना है? हमें इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था पहला, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 16 जून 2009 को। कहाँ पर? रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। येकातेरिनबर्ग यहाँ पे हुआ था पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट जो हुआ है ये हुआ है नवंबर 19 को। कहाँ हुआ है ये? ब्राज़ील के ब्रासीलिया में हुआ है ये लेटेस्ट। और जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में होने वाला है। तो बेसिकली इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्थापना वर्ष कब हुआ, इसका पहला कब हुआ था शिखर सम्मेलन, फिर लेटेस्ट कौन सा था, नेक्स्ट कब होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें केवल तीसरा ऑप्शन ठीक होगा, पहला और तीसरा। इसमें इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। की पॉइंट क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, इसका मुख्यालय मॉस्को में है। तीसरा है, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं स्वच्छ ऊर्जा परिवहन, अवसंरचना, स्थायी शहरी विकास, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका केवल तीसरा ऑप्शन ठीक होगा, पहला और तीसरा। इसका मुख्यालय मॉस्को में नहीं है बल्कि संघाई में है। कमेंट में बताइए कि मॉस्को किसकी कैपिटल है। तो अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये किसकी पहल है? ये ब्रिक्स की पहल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या हुआ था? जब 2012 में नई दिल्ली में चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि इन लोगों ने ये जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, कौन कौन? ब्रिक्स की ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, इन्होंने क्या विचार किया कि क्यों ना अपने साथ जो विकासशील देश हैं उनको भी मिला लिया जाए। मतलब क्या किया जाए? उन देशों में भी बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं पे काम किया जाए। अगर ये परियोजनाओं पे काम किया जाएगा तो उसके लिए वित्त चाहिएगा, धन चाहिएगा। इसलिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनानी चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया। फिर 2014 में जब छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ब्राजील के फोर्टालेजा में। इस छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था? इस पे समझौता हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। और यहाँ पे क्या बना लिया गया? इसमें बना लिया गया एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। इसमें क्या किया गया? $100 बिलियन को रखा गया ताकि किसी भी प्रकार का अगर वित्तीय संकट आता है, वैश्विक वित्तीय संकट आता है, तो जो ब्रिक्स का ये आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है इसके तहत उसकी भरपाई की जा सकती है। कैसे? जैसे भुगतान संतुलन की संकट हो तो उसको कम किया जा सकता है, या किसी सदस्य देश को अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता हो, मौद्रिक ऋण की आवश्यकता हो तो उसको दी जा सकती है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं स्वच्छ ऊर्जा परिवहन, अवसंरचना, स्थायी शहरी विकास,
सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, इसके अलावा सिंचाई भी इसके एजेंडे में आता है। लेकिन अभी ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है? वर्तमान में ये चर्चा में इसलिए है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये जो CRA व्यवस्था है, ये जो आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है इसके पास कितना पैसा है? $100 बिलियन है इसके पास। तो क्या इन पैसों का इस्तेमाल हम, ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम हुई है, क्या इस प्रॉब्लम को हम, इस आपदा को हम इससे निपट सकते हैं? तो इस प्रकार का ये वित्तीय मॉडल लेके आया है, इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का वित्तीय मॉडल है, वित्तीय मॉडल, क्या अगर हम इस पैसे का यूज करके, CRA के पैसे का यूज करके प्राकृतिक आपदा से निपट सकते हैं? तो निपट सकते हैं, निपट सकते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लगा है। तो क्या हम कर सकते हैं इसमें? अगर देखा जाए तो ब्रिक्स में कितनी कंट्री हैं? 5 कंट्री हैं। ब्राजील की कंडीशन तो थोड़ी डिफिकल्ट है इस टाइम। इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन का क्या बन चुका है? विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। और ये जो वित्तीय मॉडल है, ये वित्तीय मॉडल बात करता है कि क्या ये जो ब्रिक्स के देश हैं, ये ब्रिक्स के देश क्या मिलके इस समावेशी ब्रिक्स संचालित फार्मा गठबंधन बना सकते हैं? फार्मा गठबंधन किस लिए? तो अब इस फार्मा गठबंधन की बात क्यों हो रही है? ये गठबंधन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हमने क्या देखा है, जैसे PPE वॉर हुआ, PPE वॉर मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे वॉर हुआ, ठीक है। उसके बाद मास्क पे वॉर हुआ। तो क्या जब ये वैक्सीन बन जाएगी, तो वैक्सीन जब बनेगी तो जो विश्व के मजबूत देश होंगे, वित्तीय जिनकी स्थिति मजबूत है, क्या वो इस तरह के वैक्सीन खरीद के रखना शुरू कर देंगे अपने पास? तो वैक्सीन के लिए वॉर होने की भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इंडिया की कंडीशन इस समय ऐसी है, इंडिया की 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी वैक्सीन खरीदने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये ब्रिक्स मिलकर क्या करता है, ये मिलकर टीका बनाता है तो हमें सस्ते दामों में मिल सकता है, साउथ एशिया को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो मॉडल है, ये तो अब इसमें बात ये हो रही है कि क्या ये देश ऐसा कर सकते हैं, क्या ये सब लोग मिलकर ऐसा कर सकते हैं? तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया ने क्या किया है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, और तेजी से उभरती हुई एक फार्मेसी राष्ट्र की साख बनाई है, तेजी से उभरते हुए। अब इसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इसने निर्यात भी किया, जैसे सार्क देशों को किया है, रशिया को किया है, ब्राजील को किया, इजराइल को किया एंड US को भी किया है, इसने निर्यात भी किया। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना चीन की एक अंतर महाद्वीपीय प्रतिक्रिया कर रहा है। कैसे? इसने ईरान और इटली की कैसे हेल्प की, ईरान और इटली की कैसे हेल्प कर रहा है? इसने चलाया एक हेल्थ सिल्क रोड डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मीन्स सिद्धांत, इसने चलाया है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब भी कोई वर्ल्ड वॉर होता है, ऐसी कोई सिचुएशन वर्ल्ड में आती है तो एक डॉक्ट्रिन आता है, एक सिद्धांत आता है। चीन भी अपना एक सिद्धांत लेकर आ चुका है कोरोना के बाद में। तो ये काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ईरान और इटली को क्या कर रहा है, मास्क, ग्लव्स, कवर, शू कवर्स और जो टेस्टिंग किट वगैरह होती है उसको भेज रहा है, मदद कर रहा है। उसी तरह अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने भी क्या किया है, एक इटली मिशन चलाया है, इटली मिशन में इसने क्या किया है, फ्रॉम रशिया, इसका मिशन क्या है, फ्रॉम रशिया विद लव। ये लव क्यों? क्योंकि इस समय इटली की कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब है, तो एक संवेदना की उसे ज़रूरत पड़ी। कितना अच्छा इन्होंने नाम दिया है इसको। तो रशिया भी ये काम कर रहा है। इसके अलावा इंडिया की तो हमने बात करी ली, इंडिया भी ये काम कर रहा है। तो जब ये अपने अपने बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो क्या ये मिलके एक साथ काम नहीं कर सकते? इसलिए वित्तीय मॉडल आया कि इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तो ब्रिक्स को मिलके क्या करना चाहिए। अगर ब्राजील नहीं भी करता है तो ये तो अपने स्तर पे वैसे भी कर रहे हैं, तो साथ मिलके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक समावेशी ब्रिक्स संचालित फार्मा गठबंधन बना सकते हैं ताकि उस पर वैक्सीन बनाई जा सके। इसके साथ ये क्या कर सकते हैं, अपने साथ ये WHO को लें और WHO के साथ US को लें और साथ में मिलके क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं ह्यूमैनिटी असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ। ये इस पे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का वित्तीय मॉडल क्या है, इसके पास कितना है, $100 बिलियन। तो ये क्या कर रहा है, ये $1 बिलियन तो ऑलरेडी चीन को दे चुका है, ऋण दे चुका है, इमरजेंसी लोन दे चुका है। बाकी जो क्राइसिस रिलेटेड असिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, $10 बिलियन और कंट्रीज को भी दे चुका है। तो ये ऑलरेडी इस काम को कर रहा है। ये मॉडल महामारी को नियंत्रित करने में अपना एक प्रदर्शन कर रहा है।
तो इसलिए क्या किया जा सकता है, प्राकृतिक आपदाओं को संबोधित करने के लिए ये एक टेम्पलेट बन सकता है, ये एक टेम्पलेट बन सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा एक वित्तीय मॉडल, इसको आप मेंस में यूज करना है, इसलिए इतना डिटेल किया है मैंने। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है, ये तो कोरोना की आपदा से निपटने के लिए इन्होंने बनाया है, ये सोचा है, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, वित्तीय संकट आता है, तो आप इसको वहां पे कोट कर सकते हैं। तो ये है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का वित्तीय मॉडल। अब आपका भी ओवरडोज हो गया होगा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। लाइक निम्नलिखित में से वाहन प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, ये बताना है, वन लाइनर क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। वाहन प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में वाहन चलने बंद हो गए हैं, तो वायु प्रदूषण कम हो गया है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कम हो गई है, इसलिए वायु प्रदूषण कम हुआ है। इसलिए ये भी एक रीजन है वायु प्रदूषण कम होने का। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के लिए एक कार्यक्रम शुरू हुआ है भारत के अंदर, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसके संबंध में पूछा है कि इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% तक सुधार का लक्ष्य है। दूसरा ऑप्शन है, इसका आधार वर्ष 2018 माना जाता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इसका आधार वर्ष 2018 नहीं बल्कि 2017 को माना गया था। इसका उद्देश्य क्या है, वर्ष 2024 तक वायु गुणवत्ता में 20 से 30% तक सुधार करना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम तो 40% ऑलरेडी सुधार पा चुके हैं, लक्ष्य से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर से सारी गतिविधियां होने लगेंगी, तब की कंडीशन पे हमें विचार करना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसको बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। 2017 को आधार वर्ष मानकर इन्होंने 2024 तक का एक लक्ष्य बनाया है। इसमें क्या किया है कि 2017 को आधार वर्ष मानते हुए जो वायुमंडल में PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स हैं, उनको 20 से 30% तक कम करना था, लेकिन अभी हम तो अनुमानित लक्ष्य से काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। तो ये जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, अगर कोई भी क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड आता है, इससे रिलेटेड, जैसे वायु प्रदूषण से रिलेटेड, कोई विकास कार्यक्रम से रिलेटेड, तो आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मेंस में। इसलिए आपको केवल इसे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बल्कि मेंस में भी इसका कैसे यूज़ किया जाए उस हिसाब से इसको पढ़ना है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज अ एग्जाम्पल, एज अ कोई पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।